चीन में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। चीन की आधी आबादी कोरोना की चपेट में है और इस वक्त भारत के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही। जी हां, चीन में फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट BF7 के 4 मामले भारत में भी सामने आ चुके हैं। जी हां, गुजरात जैव प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र ने ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के पहले मामले का पता लगाया था। बीते 6 माह में गुजरात के अहमदाबाद और बड़ोदरा में 3 मामले सामने आए। बड़ोदरा में संक्रमित होने वाली महिला अमेरिका से लौटने के बाद संक्रमित हुई थी। एक अन्य केस ओडिशा का है। इन 4 में से 3 मरीज तो स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक के बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं है। वहीं चीन में फैलता जा रहा ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 को लेकर WHO का कहना है कि अब तक का ये सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। ये कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में R346T म्यूटेशन से बना है। वहीं कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने एक बैठक की थी, जिसके बाद ट्वीट किया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, हम किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार हैं। वहीं उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। वहीं इस बीच कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड भी सतर्क हो गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद जल्द ही नई SOP यानी कि मानक प्रचलन प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने विभागीय अधिकारियों की बैठक कर CMO को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमितों के 10% सैंपलों की अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, जिससे कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लग सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता लगने के लिए दून मेडिकल कॉलेज में संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इसमें यह पाया गया कि कोरोना की तीसरी लहर में सामने आया ओमिक्रॉन वेरिएंट ही उत्तराखंड में सक्रिय है, जो कि घातक नहीं है। उत्तराखंड में अभी तक राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। शीघ्र ही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। इसके लिए लैब स्थापित की जा रही है। वर्तमान में कोविड जांच के लिए 12 सरकारी लैब स्थापित हैं। इसके अलावा 30 से अधिक निजी पैथोलॉजी लैब भी उत्तराखंड में कोरोना की जांच कर रही हैं। वहीं इस वक्त उत्तराखंड में कोरोना का हाल कुछ इस प्रकार से है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य है। प्रतिदिन औसतन 2 से 3 संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 350 सैंपलों की नई जांच की गई, जिसमें 4 लोग संक्रमित पाए गए और वर्तमान में उत्तराखंड में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 29 है। सैंपल जांच के आधार पर प्रदेश में संक्रमण दर 1.14% और रिकवरी दर 96% है। तो अब एक नजर डालेंगे चीन में कोहराम मचा रहा कोरोना का नया वेरिएंट BF7 के आखिर लक्षण क्या हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट BF7 वेरिएंट श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, कमजोरी, थकावट और कुछ लोगों को उल्टी और दस्त जैसे पेट से जुड़े लक्षणों का अनुभव होता है। और कोरोना के दूसरे वेरिएंट की तरह BF7 भी उन्हीं लोगों को शिकार बनाता है जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है। और अब बात आती है कोविड वैक्सीनेशन की। भारत की एक बड़ी आबादी अभी भी टीके से परहेज कर रही है। अभी भी वैक्सीनेशन नहीं लगाया गया है, तो उन लोगों के लिए ये ज्यादा खतरा होगा जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया है। भारत सरकार अभी भी मुफ्त में वैक्सीनेशन कर रही है और अभी भी जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लापरवाह बने हैं और यही लोग भारत में कोरोना फैलाने में अपनी अहम भागीदारी देंगे। वहीं भारत में कोरोना के बढ़ते हालातों के बीच वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विनय खुल्लर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज दोबारा से कोविड की नए वेरिएंट का जो है यहाँ पर
हिंदुस्तान के अंदर भी पूरे दुनिया के अंदर आना हो चुका है। और इस कोविड के वेरिएंट जो आया है इसके भी लक्षण पूर्ववर्ती है। जैसे पहले ओमिक्रॉन या इसके पहले जो है डेल्टा वेरिएंट के थे कि गले में दर्द होना, बुखार आना और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करता है। लिहाजा जो है अभी भी हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। ये मानते हैं कि हमारे वहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इम्यूनाइजेशन हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है और लगभग 100 करोड़ के लगभग लोगों ने दूसरी डोज वैक्सीनेशन की ले ली है और थर्ड डोज भी काफ़ी मैक्सिमम लोगों ने ले ली है, जिसमें 22 करोड़ के लगभग लोग जो है अभी थर्ड डोज के लिए बचे हुए हैं। तो क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर समय होता है वैक्सीनेशन का, हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने का, उसके बाद धीरे धीरे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए। हर दिन जो है समय से सूर्योदय से पहले उठना और बहुत ज़्यादा आजकल मौसम ठंडा है तो बहुत जल्दी वॉक की तरफ नहीं जाना, पहले शरीर को वार्म अप करना, उसके बाद मल्टी लेयर्ड कपड़े पहन के 3-4 लेयर वाले कपड़े पहन के ही वॉक की तरफ जाना है और सूर्योदय के बाद कोशिश करनी है कि हम लोग वॉक की तरफ जाएं। अपनी प्रातःकालीन जो है अपनी वॉक करें 2 से लेकर 3 किलोमीटर तक कम से कम। इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा हम अपने प्रातःकाल जो है विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों को प्रयोग करते हुए, जिसमें तुलसी है, गिलोय है और इसके अलावा आप जो है अदरक और क्या नाम शहद आदि चीज़ों का प्रयोग करते हुए एक इसका जो है डिकॉशन बना के डेली आदमी अगर लेता है तो उसका नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। और बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और इन चीज़ों का यूज़ करने से ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बनेगी, क्योंकि मैंने इसमें पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी जठराग्नि पर। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हम लोग जो है जो भी खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा, जिससे हमारी जो है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लिहाजा जो है इन दिनों आंवले का प्रयोग करें और जितने भी च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश जो वगैरह जिसका जो है अच्छी तरीके से बना हो, उसको अपने जीवन में धारण करें, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिससे हम जो है इस तरीके के वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बच सकें। धन्यवाद।